रात के ठीक 2:43 हुए थे जब मेरे फोन की घंटी ने नींद और सन्नाटे को एक साथ तोड़ दिया। उस वक्त मैं किसी केस पर काम नहीं कर रहा था। शहर शांत था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जिस आवाज ने मुझे फोन उठाने पर मजबूर किया वह इंसानी नहीं थी। मैंने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ तेज हवा की आवाज आई, जैसे कोई ऊंचाई पर खड़ा हो। फिर अचानक एक आदमी की घबराई हुई आवाज गूंजी, इंजन फेल हो रहा है, नीचे कुछ दिख नहीं रहा। ओह गॉड, वो क्या है सामने? फिर जोरदार चीख, और उसके बाद सिर्फ धातु के टकराने की भयावह आवाज। लाइन कट गई। मैंने तुरंत कॉल लॉग देखा, नंबर अनजान था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद न्यूज अलर्ट आया, झारखंड के घने जंगलों में एक चार्टर प्लेन क्रैश। संपर्क पूरी तरह टूट गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वह कॉल मुझे क्यों आई, लेकिन एक बात साफ थी, किसी ने जानबूझकर मुझे वह आखिरी पल सुनाया था। मेरा नाम है तक्षक रॉय। मैं अपराधों की जांच करता हूं। लेकिन उस रात जो मेरा इंतजार कर रहा था वह अपराध से कहीं ज्यादा गहरा था। सुबह होते ही मैं झारखंड के उस इलाके की ओर रवाना हो गया जहां प्लेन क्रैश हुआ था। घने साल और सागौन के जंगलों से घिरा इलाका। स्थानीय लोग उसे काली घाटी कहते थे। कहते हैं वहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती। क्रैश साइट तक पहुंचना आसान नहीं था। पुलिस और रेस्क्यू टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई अफरा-तफरी नहीं थी। बहुत ज्यादा शांति थी, असामान्य शांति, जैसे जंगल खुद किसी बात को छिपा रहा हो। जली हुई मिट्टी की गंध हवा में घुली थी। प्लेन का मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा था। धातु मुड़ी हुई थी, पैर टूटे हुए थे, लेकिन कोई शव नहीं था। पायलट, को पायलट और 6 यात्री, कुल 8 लोग सवार थे। एक भी शरीर नहीं मिला। मैंने मलबे के पास खड़े एक अधिकारी से पूछा, कोई सर्वाइवर? उसने सिर हिलाया। सर, क्रैश इतना भयानक था कि कोई बच नहीं सकता था, लेकिन शरीर गायब हैं। मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी उठी। जमीन पर जले हुए निशान थे, लेकिन खून नहीं। तभी मेरी नजर प्लेन के कॉकपिट वाले हिस्से पर पड़ी। ब्लैक बॉक्स मिल चुका था। उसे अस्थायी कंट्रोल टेंट में ले जाया गया था। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। पहले सब सामान्य था, फिर अचानक पायलट की आवाज कांपने लगी। हमारे सामने कुछ है। यह रडार पर नहीं है। यह हवा में स्थिर है। को पायलट चिल्लाया। सर, वह विमान नहीं है। फिर तेज स्टैटिक आवाज और आखिरी शब्द, वो हमें देख रहा है। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो हमें देख रहा है? कौन? आसमान में क्या था? मैंने क्रैश साइट के आसपास का इलाका खंगालना शुरू किया। तभी जंगल के अंदर थोड़ी दूर मुझे कुछ अजीब दिखा। जमीन पर 8 जोड़ी पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे 8 लोग क्रैश के बाद खुद उठकर जंगल के अंदर चले गए हों। लेकिन यह संभव कैसे था? मैंने उन निशानों का पीछा किया। वे जंगल के गहराई में जाते हुए एक पुराने छोड़े हुए मिशनरी चर्च के खंडहर तक पहुंचे। चर्च आधा जला हुआ था। दीवारों पर काई जमी थी। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दरवाजा धकेला। अंदर का दृश्य देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया। चर्च के बीचों बीच 8 लोग घुटनों के बल बैठे थे। उनके कपड़े जले हुए थे। उनके चेहरे काले पड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं, पूरी तरह सफेद। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। आप लोग सुन सकते हैं मुझे? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक उनमें से एक ने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। वह पायलट था। उसकी आवाज सूखी और टूटी हुई थी। हम नीचे नहीं गिरे। हमें नीचे बुलाया गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसने बुलाया? मैंने पूछा। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई। जंगल ने। अचानक सभी 8 लोग एक साथ खड़े हो गए। उनकी हरकतें इंसानी नहीं थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। उन्होंने एक साथ कहा, वह जाग चुका है। चर्च की दीवारें कांपने लगीं। बाहर हवा तेज हो गई। अचानक बिजली कड़की। एक सेकंड के लिए पूरा चर्च रोशनी से भर गया।
और जब रोशनी गई वे सभी गायब थे। सिर्फ जमीन पर राख का एक गोल चिन्ह बना था। मैंने खुद को संभाला। यह कोई सामूहिक भ्रम नहीं था, यह कुछ और था। चर्च की दीवार पर मुझे एक पुराना शिलालेख मिला। उसमें लिखा था, जब आसमान टूटेगा तो द्वार खुलेगा। क्या प्लेन क्रैश सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था? क्या यह किसी बड़े अनुष्ठान का हिस्सा था? मैंने आसपास के गांव में जाकर पूछताछ की। एक बूढ़े आदिवासी ने मुझे बताया, साहब, उस घाटी में आसमान का रक्षक रहता है। जब भी कोई लोहे का पक्षी उसके ऊपर से गुजरता है वह उसे गिरा देता है। मैंने पूछा, पहले भी हुआ है? वह बोला, 20 साल पहले भी एक विमान गिरा था, लेकिन तब भी कोई शव नहीं मिला। मेरी सांस अटक गई। यह कोई पहला मामला नहीं था। रात होने लगी। मैंने फैसला किया कि आज रात मैं चर्च के अंदर ही रुकूंगा। सच वही मिलेगा। घड़ी ने 2:43 दिखाए। अचानक बाहर से तेज हवा चलने लगी। चर्च के अंदर ठंड बढ़ गई। और तभी मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। 8 परछाइयां मेरे पीछे खड़ी थीं। धीरे धीरे वे स्पष्ट होने लगी। वही 8 लोग, लेकिन इस बार उनकी आंखों में काला धुआं घूम रहा था। उन्होंने एक साथ कहा, तक्षक रॉय, अब तुम भी चुने जा चुके हो। मेरे हाथ में पकड़ी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा चर्च अंधेरे में डूब गया। और उसी अंधेरे में मुझे अपने सिर के ऊपर कुछ भारी चीज के उड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई विशाल पंख या कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं थी। मेरे कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, क्रैश अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी सांसें रुक गई। मुझे समझ आ गया, यह केस सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था। यह आसमान और जमीन के बीच खुला एक द्वार था। और वह द्वार अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। उस अंधेरे चर्च के अंदर जब मैंने अपने सिर के ऊपर वह भारी पंखों जैसी आवाज सुनी, तब पहली बार मुझे लगा कि यह मामला मेरे किसी भी पुराने केस जैसा नहीं है। टॉर्च बंद हो चुकी थी, मोबाइल का नेटवर्क गायब था, और चारों तरफ इतनी गहरी ठंड फैल गई थी कि मेरी सांसें धुएं की तरह दिखाई दे रही थी। मेरे सामने खड़ी वे 8 परछाइयां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वही पायलट, वही यात्री, लेकिन अब उनके चेहरे इंसानी नहीं थे। उनकी त्वचा राख जैसी फटी हुई थी और आंखों में घूमता हुआ काला धुआं किसी जीवित चीज की तरह हिल रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम लोग जिंदा हो या? पायलट आगे बढ़ा। उसकी आवाज सूखी लेकिन गूंजती हुई थी, हम जिंदा नहीं, लेकिन मरे भी नहीं। चर्च की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। छत से धूल गिरने लगी। हमें गिराया नहीं गया, वह बोला, हमें नीचे बुलाया गया था। मेरे दिमाग में ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग गूंज उठी। वो हमें देख रहा है। मैंने पूछा, कौन देख रहा था? तभी चर्च की टूटी खिड़की से बाहर आसमान में बिजली चमकी, और उसी पल मैंने उसे देखा। आसमान में एक विशाल काली आकृति, पंख फैलाए हुए, लेकिन वह पक्षी नहीं था। वह धुएं और छाया से बना हुआ था, और उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी। मेरा गला सूख गया। वह चीज आसमान में स्थिर थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पायलट ने रिकॉर्डिंग में कहा था। अचानक चर्च के फर्श पर वही राख का गोल चिन्ह चमकने लगा। 8 लोग उस चिन्ह के चारों ओर खड़े हो गए। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, द्वार खुल चुका है। मैंने समझ लिया, प्लेन क्रैश एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक बलि थी। हर 20 साल में आसमान से एक लोहे का पक्षी गिराया जाता था, और उसकी आत्माएं इस शक्ति को जीवित रखती थी। मैंने जोर से कहा, यह सब रोकना होगा। पायलट ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार इंसानियत की झलक दिखाई दी। रोक सकते हो, वह फुसफुसाया, लेकिन कीमत चुकानी होगी। मैंने पूछा, क्या कीमत? उसने जमीन की ओर इशारा किया। राख के गोल चिन्ह के बीच में एक दरार खुलने लगी थी। अंदर अंधेरा, गहरा, अंतहीन। जिसने इसे देखा वह चुना गया। अब या तो तुम इसे बंद करोगे या यह तुम्हें ले जाएगा। मैंने तेजी से अपने बैग से वह पुराना दस्तावेज निकाला जो मुझे चर्च की दीवार के पीछे मिला था। उसमें आदिवासी भाषा में लिखा एक मंत्र था। गांव के बुजुर्ग ने उसका अर्थ बताया था, आसमान के रक्षक को वापस भेजने के लिए उसे उसका प्रतिबिंब दिखाओ। मुझे अचानक समझ आया, यह शक्ति भय और आत्माओं से मजबूत होती थी, लेकिन उसे खुद का सामना नहीं करना आता था।
मैंने चर्च के टूटे हुए आईने के टुकड़े उठाए और गोल चिन्ह के चारों ओर रख दिए। बाहर आसमान में वह काली आकृति और नीचे झुक आई। उसकी लाल आंखें चर्च के अंदर चमकने लगीं। हवा इतनी तेज हो गई कि दीवारें हिलने लगीं। आठों लोग दर्द से चीखने लगे। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने अंतिम शब्द कहा, बिजली गिरी सीधे चर्च की छत पर। एक तेज सफेद रोशनी फैली। आईनों में उस काली आकृति का प्रतिबिंब दिखाई दिया। पहली बार वह खुद को देख रहा था। और तभी उसने ऐसी चीख मारी कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उसका शरीर धुएं में टूटने लगा। उसके पंख बिखरने लगे। लाल आंखें बुझने लगीं। चर्च के अंदर खड़े आठों लोग एक एक कर जमीन पर गिर गए। राख का गोल चिन्ह टूट गया। दरार बंद हो गई। और अचानक सब शांत हो गया। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। हवा सामान्य हो चुकी थी। आसमान साफ था। आठों लोग अब जमीन पर पड़े थे। इस बार सच में मृत। उनके शरीर ठंडे थे, लेकिन चेहरों पर शांति थी, जैसे किसी लंबी कैद से मुक्ति मिली हो। अगले दिन आधिकारिक रिपोर्ट में इसे दुर्घटना और सामूहिक भ्रम कहा गया। चर्च की घटना को कोई साबित नहीं कर पाया। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा टेक्निकल इंटरफेरेंस मान लिया गया। लेकिन मैं सच जानता था। झारखंड की काली घाटी में हर 20 साल में खुलने वाला द्वार उस रात बंद हो चुका था। कम से कम अभी के लिए। कई महीने बीत गए। मैं अपने ऑफिस में बैठा केस की फाइल बंद कर रहा था। तभी मेरे डेस्क पर एक लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। आसमान में उड़ता हुआ एक विमान और उसके ठीक ऊपर हल्की सी काली परछाई। फोटो के पीछे लिखा था, रक्षक कभी मरता नहीं, वह सिर्फ इंतजार करता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं खिड़की के पास गया और आसमान की ओर देखा। सब सामान्य था, लेकिन मैं जानता था कुछ शक्तियां पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे सिर्फ अगली उड़ान का इंतजार करती हैं। और जब तक आसमान में लोहे के पक्षी उड़ते रहेंगे, काली घाटी की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बात तय है, जहां भी अगला क्रैश होगा, तक्षक रॉय वहां जरूर होगा।